नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं और वो विषय है टैक्स सेविंग और उसके साथ साथ निवेश करने के महत्वपूर्ण विकल्प। वो कौन कौन से हो सकते हैं? अगर आप भी टैक्स बचत करना चाहते हैं और ऐसी जगह निवेश करना चाहते हैं जहां से टैक्स बचत के साथ साथ अच्छे रिटर्न्स आ जाए, तो ये वीडियो देखना ना भूलें और बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी, ये मेरा विश्वास है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, टैक्स सेविंग का मतलब केवल टैक्स बचाना नहीं है। टैक्स बचाने के साथ साथ ये एक भविष्य के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी निवेश किया जा सकता है इसके माध्यम से। और ऐसे अच्छे निवेश के मौके, तरीके आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि जहां पर एक अच्छा रिटर्न और हमारे लक्ष्यों को प्राप्त कराने में सहयोग कर सकता है, जिससे कि हम भविष्य में आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सकें और अपने परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित कर सकें। तो पहला विकल्प अगर हम देखें कि जो टैक्स भी बचाता हो और निवेश करने के लिए भी अच्छा, तो आप देखेंगे कि पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसके अंदर 15 साल का एक लॉक इन पीरियड होता है, यानी हम उसमें जमा की गई राशि को 15 साल से पहले नहीं निकाल सकते। उसके अंदर एक उच्च लेवल का अच्छा रिटर्न हमें मिल जाता है, ब्याज मिल जाता है और इसमें की गई बचत 80C के तहत टैक्स रिबेट भी हमें मिलता है, छूट मिलता है। इसके साथ साथ दूसरे विकल्प की अगर हम बात करें तो एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसका जो लॉक इन पीरियड होता है वो 5 साल होता है, लेकिन इसमें कुछ निश्चित ब्याज मिलता है। इससे भी हम टैक्स बचा सकते हैं और अपने भविष्य के लिए कुछ धनराशि इकट्ठा भी कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण तरीका और तीसरा एक महत्वपूर्ण तरीका एलआईसी के अंतर्गत यानी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तहत, यानी जो भारत सरकार का संस्थान है उसके तहत भी आप बचत कर सकते हैं। यहां आप जीवन बीमा की पॉलिसी में निवेश करके दी गई प्रीमियम पर टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं और ये धारा 80C के तहत आपको 1.5 लाख तक की छूट इसके अंदर मिल जाती है। इसके साथ साथ इसमें एक दूसरा बेनिफिट भी मिलता है कि बोनस तो मिलता ही मिलता है, लेकिन एक रिस्क कवर भी मिल जाता है, जिससे कि हम अपनी फैमिली को सुरक्षित कर सकते हैं, आर्थिक रूप से सुरक्षित कर सकते हैं। चौथे विकल्प की बात करें तो जिन परिवारों के अंदर छोटी छोटी बेटियां हैं उनके लिए SSY यानी सुकन्या समृद्धि योजना, जो भारत सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है, उसमें भी बेटियों के लिए कुछ विशेष राशि जमा करके उस पे कुछ अच्छा ब्याज यानी इंटरेस्ट प्राप्त किया जा सकता है और इसमें की गई जमा राशि पर भी आपको धारा 80C के तहत टैक्स में छूट मिलती है।
लेकिन अगर मैं यहाँ थोड़ा सा क्लियर करूं तो जिस समय ये योजना शुरू की गई थी तो उस समय इसमें ब्याज के रेट बहुत अच्छे थे, यानी 9% से भी ज्यादा था। आज की अगर हम बात करें तो 7% के आसपास इसमें इंटरेस्ट रेट है। इसका मतलब है कि इसके इंटरेस्ट रेट दिन प्रतिदिन घट रहे हैं। और एक पांचवें विकल्प की बात करें तो यूलिप पॉलिसी। यूलिप मींस यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, ULIP, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। इसके अंदर जीवन बीमा में बचत करके आप अपनी धनराशि तो बचा ही सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मार्केट में जो रिटर्न्स है, निवेश पर जो प्रॉफिट मिलता है, उसका भी लाभ उठा सकते हैं। उसके साथ साथ टैक्स बेनिफिट भी आपको मिल जाता है, यानी जो सेविंग आप इसके अंदर करेंगे, जो आपका प्रीमियम जाएगा, उस पे आपको धारा 80C के तहत इसमें भी छूट मिलती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो LIC हाउसिंग फाइनेंस फिक्स डिपॉजिट, यानी LIC हाउसिंग फाइनेंस के अंदर भी आप FD करा सकते हैं, जिसके अंदर सुनिश्चित एक ब्याज राशि मिलती है और इसका एक लॉक इन पीरियड जो होता है वो 5 साल होता है, कम से कम 5 साल होता है। 5 साल से पहले अगर आप उसे खत्म करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा बेनिफिट नहीं मिल पाता है। और इसमें की गई धनराशि निवेश पर आपको टैक्स में रिबेट भी मिलता है, छूट मिलता है। तो ये एक आप टैक्स बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब इसके साथ साथ हम ये भी बात कर लेते हैं, हमने ये 6 विकल्प ऐसे देखे कि जहां पर हम बचत करके, निवेश करके टैक्स बेनिफिट उठा सकते हैं, लेकिन कहां हमें बचत करनी चाहिए, कहां निवेश करना चाहिए, ये हम इन पर चर्चा कर लेते हैं कि टैक्स भी हमारे टैक्स में भी बेनिफिट मिल जाए और उसके साथ साथ हमें भविष्य के लक्ष्यों के आधार पर एक निवेश यानी इन्वेस्टमेंट भी हो जाए और सेविंग भी हो जाए। तो इसके लिए हम कुछ तरीके हमें अपनाने पड़ेंगे। तो वो तरीका, पहला तरीका हो सकता है कि लक्ष्यों का, अपने भविष्य के लक्ष्यों का निर्धारण करें, यानी उनको ये डिसाइड करें कि हमें भविष्य में कब कब पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे बच्चे की शादी के लिए, बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए, अपनी रिटायरमेंट की उम्र के बाद की उम्र में लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए, भविष्य में कुछ समय बाद कोई गाड़ी खरीदने के लिए, कोई मकान खरीदने के लिए, कोई आपके इस तरीके के लक्ष्य हो सकते हैं जो कि टाइम बाउंड होंगे। जैसे कि 20 साल बाद, 15 साल बाद अपने बच्चे की शादी करनी है, अपने बच्चे का कोई बिजनेस सेटअप कराना है, स्टार्टअप कराना है। तो इस तरीके से आप लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। उसी के आधार पे आप चुनाव करें कि कहां हमारी बचत या निवेश उचित होगा। दूसरा, लिक्विडिटी को जरूर ध्यान में रखें। लिक्विडिटी मींस लॉक इन पीरियड। जैसे अभी मैंने बताया कि PPF में 15 साल का लॉक इन पीरियड है। अगर हम बात करते हैं NSC में तो वहां 5 साल का लॉक इन पीरियड है। इस तरीके से FD में बात करें तो वहां 5 साल का लॉक इन पीरियड है। तो हमें उन लॉक इन पीरियड को ध्यान में रखना है कि अगर हमें उससे पहले पैसे की आवश्यकता पड़ी तो क्या हम वहां से पैसा निकाल सकते हैं, क्या वो पैसा हमें मिल सकता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखने के लिए हमें लिक्विडिटी को ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके साथ साथ जोखिम प्रोफाइल को भी ध्यान में रखना पड़ेगा।
अपनी जोखिम सहनशीलता के आधार पर हमें जोखिम प्रोफाइल को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम कितना जोखिम उठा सकते हैं। मान लीजिए हमने म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया, किसी यूलिप प्लान में पैसा लगा दिया और वहां से हमें रिटर्न्स नहीं आए, वहां हमारा पैसा किसी कारणवश डूब गया, तो क्या वो जोखिम उठाने के लिए हम तैयार हैं? ये हमें देखना पड़ेगा। भविष्य में हमारे साथ कुछ ऐसा गलत हो गया, कुछ मिस हैपनिंग हो गई, क्या हमने अपनी फैमिली को वो फाइनेंशियल सेफ्टी यानी वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर रखी है कि वो हमारी अनुपस्थिति में भी लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर सके? तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए ही हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कितना पैसा लाइफ इंश्योरेंस में रिस्क परचेज करने के लिए इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा हमें एफडी में करना है, कितना इमरजेंसी फंड में करना है, कितना मार्केट में इन्वेस्ट करना है, या कितना रिटेल एस्टेट में करना है। तो इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। रिटर्न्स को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि कहां से हमें रिटर्न्स ज्यादा मिल सकते हैं, कैसे हमें रिटर्न्स ज्यादा मिल सकते हैं। तो जहां से हमें रिटर्न्स ज्यादा मिल सकते हैं उन सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। यहां मेरा सुझाव ये जरूर होगा कि रिटर्न्स के साथ साथ हमें अपने लक्ष्यों के साथ भी संतुलन बना के चलना पड़ेगा। कि एक प्लान हो सकता है फॉर एग्जांपल कि आपको रिटर्न्स तो ज्यादा दे दे, लेकिन उसके अंदर एक जोखिम ऐसा बना हुआ हो कि आपको जब 10 साल बाद या 15 साल बाद या 5 साल बाद पैसे की आवश्यकता है और वो पैसा आपका मार्केट में लगा हुआ है, मार्केट उस समय डाउन है, तो आप उस पैसे को निकालेंगे तो लॉस ही होगा। इसका मतलब है कि आप अपने लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। तो लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए एक ऐसे बैलेंस तरीका आपको चुनना पड़ेगा जहां से आपके रिटर्न्स अच्छे आए और आप इजीली उस पैसे को निकाल पाए। टैक्स बेनिफिट्स, किस प्लान के अंदर कितना पैसा लगाने की आवश्यकता है जिससे कि आप 100% टैक्स बेनिफिट उठा सकें। कुछ प्लान ऐसे हैं कि जब हम निवेश कर रहे होते हैं तो तब तो हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है, लेकिन जब उसकी मैच्योरिटी हो रही होती है तो टैक्स कटता है। लेकिन कुछ प्लान ऐसे होते हैं, जैसा कि अगर मैं बात करूं LIC की पॉलिसी की, तो LIC में जितने भी रिटर्न्स आपको मिलते हैं, जो मैच्योरिटी के टाइम पे आपको अमाउंट मिलता है, वो मैक्सिमम जितने भी प्लान्स हैं उनमें टैक्स फ्री अमाउंट आपको मिलता है। तो ऐसी जगह भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ हमने ऐसे तरीके की चर्चा करी जहां हम निवेश करके टैक्स बेनिफिट उठा सकते हैं। ऐसे तरीकों की बात करी कि हमें निवेश करने के टाइम, इन्वेस्ट करने के समय, सेविंग करते समय किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि हम और हमारे यानी हमारा भविष्य और भविष्य में हमारा परिवार आर्थिक रूप से सुरक्षित रहे। तो मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। धन्यवाद।